गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 25 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। लेकिन बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनली इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, इसीलिए आज अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे ना, मोस्टली न्यूज़ आपको वही मिलेंगी जो कि रशिया और यूक्रेन के आसपास घूम रही हैं। बहुत ही मेजर क्राइसिस यहाँ पे हो गया है। और अगर आप ट्विटर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आएगी, लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 भी कुछ कुछ इसी तरह से स्टार्ट हुआ था जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर और बाद में पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। वहां से कहीं ना कहीं ये शुरुआत हुई थी। तो लोग इस बात का भी ऐसा कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक फाउंडेशन टाइप का हो सकता है। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, रशिया ने फाइनली यूक्रेन के ऊपर कर दिया है अटैक। बहुत समय से माहौल बन रहा था, महीने डेढ़ महीने से लगभग जो यूक्रेन रशिया ने अपनी जो फोर्सेस हैं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रखी थी और फाइनली ये अनफॉर्चुनेट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। तो आज जो है वो रशिया के आसपास ही बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी पेपर में। तो यहाँ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें। और यहाँ पे इंडिया के लिए एक देखिए, इंडिया के लिए यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इंडिया के लिए यहाँ पे किसका साथ दे, हम लोग यूक्रेन के साथ जाएं या रशिया के साथ जाएं, वेस्ट के साथ जाएं, अपनी नॉन अलाइनमेंट बेसिकली जिसे हम लोग अपनी न्यूट्रल अप्रोच कहते हैं, उस न्यूट्रल अप्रोच के साथ जाएं। तो यहाँ पे इंडिया इस समय एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से गुजर रहा है। तो बेसिकली इंडिया यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पा रहा है। रशिया पुराना फ्रेंड है, यूक्रेन नया फ्रेंड है, अमेरिका नया फ्रेंड है। तो एक तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया क्राइसिस को फेस कर रहा है। इंडिया के लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट के लगभग जो है वहाँ पे 18 से 20,000 हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। इनको किस तरह से इवैक्यूएट किया जाएगा वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूक्रेन के जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। यहाँ से इंडियन स्टूडेंट को कैसे लाया जाएगा, ये एक इंडिया के सामने बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन इसी बीच में एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आई है जहां से इंडिया कुछ फायदा उठा सकता है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो आज के न्यूज़पेपर में छोटे से आर्टिकल के अंदर कवर की हुई है, उसको हम लोग यहां पे देखेंगे। आज जो बिल्कुल नया एकदम फ्रेश टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और पास्ट में भी कई बार पूछा जा चुका है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। मेरे ख्याल से पहले हम लोगों ने इस ट्रीटी के बारे में बात किया भी होगा ना, तो बहुत पहले पिछले साल बात किया होगा। तो नया टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके लेके कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस क्रिएट होते हैं, प्रेजेंट में इसका स्टेटस क्या है और क्यों ये न्यूज में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे द मोस्ट सक्सेसफुल बायलैटरल ट्रीटी में से माना जाता है। इतना क्या खास है इस ट्रीटी के बारे में वो हम लोग जानेंगे इस आर्टिकल में। अच्छा है, एक्सप्लेनर सेक्शन है। देखिए, जो आप हार्ड कॉपी मंगवाते हैं ना न्यूज़पेपर की, उसमें एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आता। एक्सप्लेनर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब आपको ये मिलेगा, अदरवाइज उसमें नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम तो आपके यहाँ पे प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, उसका आप जाके देख सकते हो। रशिया अटैक एंड द इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जो डोमेस्टिक और जो बायलेटरल क्राइसिस है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ऐसे कौन कौन से इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून हैं जो जिसको रशिया जो है वायलेट कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के आसपास ऐसे कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, कानून हैं जो कि रशिया ने वायलेट किए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आज इसके एक्सप्लेनर सेक्शन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रशिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रहे हैं, रीजनल जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके बारे में भी आपका एग्जाम में इसको मेंशन करने का काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो एक्सप्लेनर सेक्शन है, दो एक्सप्लेनर सेक्शन आज हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं क्योंकि आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, तो मैंने सोचा कि दो एक्सप्लेनर आपको करवा देता हूं। तो ये दो चीजें रहेंगी। फिर एसटी स्टेटस टू मैतीज। मैतीज के बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था जब मैंने आपको मणिपुर वाली न्यूज पढ़ाई थी, और वहां पे मैंने आपको 4 मेजर ट्राइब्स के बारे में बताया था, जिसमें मैती भी जो एक मेजर ट्राइब होती है। तो जो कल वाला मुद्दा किया था वो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग था, आज वाला जो मुद्दा है वो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और फाइनली जो आज का एडिटोरियल सेक्शन है दोस्तों वो रहने वाला है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। ग्रीन रेवोल्यूशन के चैलेंजेस कौन कौन से हैं प्रेजेंट समय में इंडियन एग्रीकल्चर में, उनका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ये तो बना बनाया ना आपका मेंस का एग्जाम
ये आपको जीएस पेपर 1 में भी पूछ सकता है, आपका ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, और जीएस पेपर 3 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जहां मर्जी इसको फिट कर लीजिए, हर जगह फिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बना बनाया मेंस का आपका यहाँ से क्वेश्चन एक आराम से बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। देखिए कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो यूक्रेन से आ रही हैं, किस तरह से वहाँ पे, हालांकि रशिया का कहना है कि वो प्रिसीजन, देखिए ये वर्ड आपको आजकल देखने को मिलेगा, एक होता है प्रिसीजन अटैक। ठीक है, प्रिसीजन अटैक का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो वहां की सिविल पॉपुलेशन के ऊपर वो अटैक नहीं करती है, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर वो बेसिकली अटैक करती है उसकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उसके जो एयरपोर्ट के बेसिस होते हैं, जो नेवल बेसिस होते हैं, आर्मी बेसिस होते हैं, उसको अटैक करती है। तो ये एकदम एक्यूरेट और प्रिसीजन अटैक किया जाता है, जिसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता है। इसे कहते हैं प्रिसीजन अटैक। तो रशिया कहना है कि हम लोग प्रिसीजन अटैक कर रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ बमबारी हुई है और कुछ लोगों की मारे जाने की भी खबरें आई हैं, जो कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड जो टनल्स वगैरह हैं वहाँ पे जाने को मजबूर हो गए हैं, खाने वाने को उनके पास कुछ है नहीं, बैंकिंग फैसिलिटी पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है। वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे एकदम जैसे पूरा वर्ल्ड वॉर 3 में जो माहौल बना था ना, जो नाजी जर्मनी ने, वो जो पगलैट था हिटलर, उसने बनाया था, कुछ कुछ इसी तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है वर्ल्ड ओवर। तो उसको थोड़ा देखेंगे, आज पूरी न्यूज़ ही एक्चुअली उसी के बारे में है। आप कोई भी आज न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी इंटरनेशनल नेशनल कोई भी न्यूज़पेपर, देखिए वर्ल्ड शॉक्ड बाय द रशियाज फुल इन्वेजन। देखिए पहले फुल इन्वेजन की बात रशिया नहीं कर रहा था, हम लोग पहले बात कर रहे थे सिर्फ इस रीजन की। आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो ईस्टर्न सेक्शन में जो दो एरिया है, एक का नाम है दोनेत्स्क, ये देख सकते हो, और दूसरा है लुहांस्क। इन दो एरियाज में इन्वेजन की बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैं कहूंगा एक अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पे वो रशिया को सपोर्ट करती है। और यहाँ के जो रेबल ग्रुप्स हैं जो कि यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हैं काफी समय से, उनको रशिया सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्रीमिया, और ये जो छोटा सा सी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे कहते हैं सी ऑफ अजो। देखिए ये तो एग्जाम में आप लिखवा के देख लीजिए मुझे, ये आप सीए, पीएफ, बैंकिंग, है ना, ये दुनिया भर के एग्जाम देते हो, आरबीआई एंड ऑल दैट, एसएससी, किसी ना किसी एग्जाम्स में इसके बारे में 110% पूछा जाएगा कि सी ऑफ अजो कहाँ है। देखिए इधर आपका आता है ब्लैक सी, और ये इधर आपका हो जाता है सी ऑफ अजो, और ये हो जाता है क्रीमिया। तो ये क्रीमिया पेनिनसुला है, जिसको 2014 में रशिया ने अनेक्स कर लिया था और इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ये आप सबको पता है। तो ये जो ईस्टर्न वाला रीजन है ना, अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां पे रशिया जो है वो इसको सपोर्ट कर सकता है और अटैक कर सकता है, जो कि उसने किया भी। एक्चुअली 2 दिन पहले ही रशिया ने इस रीजन को इंडिपेंडेंट जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था और यहां पे अपनी आर्मी वार्मी को भेज दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल, यानी कि येस्टरडे, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर फुल फ्लेज अटैक डिक्लेयर कर दिया। पहले तो इस रीजन को लेके था, लेकिन फुल फ्लैज है भैया। जो ये कीव आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, कैपिटल है यूक्रेन की। कीव को चारों तरफ से रशियन की फोर्सेस ने घेर लिया है, इसके एयरपोर्ट को भी जो है ये बंद कर दिया गया है, तो कुछ फ्लाइट नहीं जा रही हैं। तो समझ के देखिए आप, जो पहले रीजनल अटैक होना था, अभी वो फुल फ्लैज अटैक हो गया है। रशिया ने, एक फुल फ्लैज कंट्री ने दूसरी सोवरेन फुल फ्लैज कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया है। ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 के बाद पहली बार हुआ है कि दो इंडिपेंडेंट नेशन आपस में फुल फ्लैज वॉर में जो है वो उलझे हुए हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। देखिए आपको ये जो एरो नजर आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे से, देखिए तीनों साइड से जो है रशिया यहाँ पे अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। इधर ये आपका आ जाता है रोमानिया। देखिए रोमानिया ना दोस्तों एक नाटो कंट्री है, और नाटो कंट्री आपका समझ में आ ही गया होगा कि नाटो कंट्री एक ग्रुप होता है बहुत सारी कंट्रीज का, ईस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन एंड ऑल दैट। तो इनका मानना यह होता है कि अगर कोई कंट्री नाटो के ऊपर अटैक करती है तो उसे पूरी कंट्रीज के ऊपर अटैक समझा जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट ये बता दो कि नाटो के अंदर कितनी सारी कंट्रीज आती हैं, है ना। जितनी भी कंट्री आती हैं वो सभी के सभी एक सिंगल सिक्योरिटी अलायंस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। तो यहां पे आता है रोमानिया, जो कि नाटो कंट्री है। यूक्रेन नाटो कंट्री नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने पिछले ही साल इंटरेस्ट दिखाया था कि हम भैया नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। और जब से उसने ये बात बोली थी, तब से ही रशिया उसके ऊपर नजर लगाए हुए था, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने।
अब देखिए, अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता तो यूक्रेन में यहाँ पे रशिया के बॉर्डर के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस और नाटो फोर्सेस यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती थी। उसके न्यूक्लियर आर्सेनल भी हो सकता था, टैंक वगैरह, मिसाइल वगैरह, वो सब जो रशिया उससे थ्रेटन हो सकता था। तो रशिया का कहना है कि देखो भैया, मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। हालांकि नाटो का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूक्रेन को हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते एंड ऑल दैट। तो बात वही है कि रशिया बहुत समय से नजर गड़ा रहा था। लेकिन सोचने की बात है कि रोमानिया के अंदर अभी भी नाटो की बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह ऑलरेडी तैनात हैं, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, वो एक अलग मुद्दा रहेगा। तो दोनों साइड बेसिकली अपना अपना आर्गुमेंट दे रही हैं। उसी बीच में चाइना ने क्या स्टैंड लिया है, ये भी एक बहुत ही यहाँ पे अनफॉर्चुनेट सा भी लग रहा है मुझे। देखिए, जो रशिया कोई इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है। रशिया जो है वो डिफेंस पावर हाउस हो सकता है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो इकोनॉमिक बैकअप है वो किसका है, वो है चाइना का। क्योंकि रशिया को खुद इस बात का पता है कि जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने वाले हैं बहुत भयंकर तरीके से। यूएसए लगाएगा, कनाडा लगाएगा, हर कंट्री लगाने वाली है लगभग, जो कि नाटो का पार्ट है स्पेशली। तो उसके पास इकोनॉमिक सपोर्ट कहां से आएगा, वो आएगा चाइना के साथ। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि किस तरह से चाइना और रशिया की जो ट्रेड है वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। तो चाइना बेसिकली पीछे से बैकअप कर रही है, इसीलिए रशिया के अंदर इतनी हिम्मत आई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वॉर जो होता है ना, जब लड़ाई होती है, एक्चुअली सबसे महंगा अफेयर होता है वॉर। वॉर के दौरान बहुत सारे ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और रशिया के पास बेसिकली पैसा वैसा बहुत कम है। तो वो चाइना उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आया है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो चाइना ने एक्चुअली यही बोला है कि भैया देखिए, हम लोग रशिया के लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न को समझते हैं। रशिया जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, ऐसा चाइना ने कहा है। क्योंकि चाइना खुद जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करने वाला है, आप सभी को पता है इस बात का। तो बात बेसिकली वही आती है घूम फिर के कि भैया, एक तुम हमारा साथ दोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो चाइना जो है रशिया का साथ दे रहा है यूक्रेन के अटैक के ऊपर, और रशिया भी उसी तरह से करने वाला है। जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो रशिया भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो यहाँ पे कोई ज्यादा एंगल बनता ही नहीं है। ये तो बेचारे सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं देखो भैया, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, क्योंकि इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। और वैसे भी रशिया और चाइना दोनों ही जो है उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हैं, और इनके पास वीटो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आप उसके अंदर कोई अगेंस्ट ज़्यादा एक्शन ले नहीं सकते। तो अटैक जब हो गया है तो स्टॉक मार्केट तो डेफिनेटली डाउन होगा ही। तो इंडियन स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, हर स्टॉक मार्केट जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा बॉटम पे गई हुई है, क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है। तो वो है पूरी के पूरा मामला। लेकिन इसी बीच में इंडिया को लेके एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आई है। क्या अपॉर्चुनिटी है, देखिए दोस्तों, वर्ल्ड का 25% के लगभग जो वीट है वो कहां से आता है, वो आता है रशिया से और यूक्रेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली। 25% के लगभग वीट पूरी दुनिया का इन दो कंट्री से एक्सपोर्ट होता है। और इनको जो खरीदने वाली कंट्री है वो कौन सी रहती है, ज्यादातर इजिप्ट रहती है, टर्की रहती है, बांग्लादेश रहती है, और कुछ छोटी मोटी कंट्री रहती है। तो अब जब क्राइसिस हो गया है तो डेफिनेटली रशिया से और यूक्रेन से जो वीट का एक्सपोर्ट होगा वो तो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पे सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया है। यहां पे इंडिया को लेके एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इंडिया के ऊपर इस समय, इंडिया के पास जो है वो 24.2 मिलियन टन वीट हमारे गोडाउन्स में पड़ा हुआ है, जो कि हमारी जरूरत से लगभग 2 गुना ज्यादा है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक नीड है, हमारी जो बफर नीड है, उससे डबल है। और वो पड़े पड़े लगभग लगभग वो, अब वो देखिए पड़ा है वो तो लगभग वेस्ट ही होने वाला है। तो इंडिया की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो हम लोग इजिप्ट को, टर्की को, बांग्लादेश को वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये, और जिससे हमारे जो है जो किसान हैं और जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये बनती है पूरे का पूरा मामला। अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, वो तो एक अलग, उन्हें पूरी इस बात का तो पता ही है। लेकिन कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनली कानून हैं जो यहाँ पे वायलेट हुए हैं, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए, पूरी कहानी आपको बता देता हूँ कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी बहुत जरूरी है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अलावा जो रशिया का ईस्टर्न सेक्टर है, जो कि हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, ईस्टर्न सेक्टर जो यूक्रेन का ईस्टर्न सेक्टर है, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं, उनको रशिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था इतने समय से, है ना।
और 2021 में जो है रशिया ने उसने यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जताई थी कि भैया हम नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब से उसने ये बोला है तब से ही रशिया जो है बहुत सारे लाखों की संख्या में अपने जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, वो ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर उसको तैनात कर दिया था, है ना। ये तो पूरा मामला बनता ही है, क्योंकि रशिया डिमांड कर रहा था कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे। अगर वो नाटो को ज्वाइन करेगा तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा रशिया काफी समय से कह रहा था। हालांकि उसने नाटो वाटो ज्वाइन किया नहीं था। उसके अलावा पिछले साल रशिया ने बहुत ही लार्ज स्केल पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी अटैक किया, उनको हैक किया, उनके अंदर फेरबदल किया और बहुत सारा उनसे जो है वो सब चीज़ें, मतलब आपको पता ही है जो साइबर अटैक में होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ हुई। लेकिन इसी महीने मतलब पिछले हफ्ते 22 फरवरी को, 3 दिन पहले ही, रशिया ने जो दोनबास रीजन है, जो कि ईस्टर्न रीजन है, अभी हम लोगों ने दिखाया था, उसको रिकॉग्नाइज किया। चलिए वो भी, चलिए कोई बात नहीं, मान लिया उसको भी। लेकिन कल जो है रशिया ने फुल फ्लैज इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर कर दिया है। तो इनकी जो है ये पूरी कहानी बनती है। हालांकि कहानी से पीछे भी जाती है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का पार्टी हुआ करता था, है ना। लेकिन जब बाद में जब यूएसएसआर का फॉल हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यूक्रेन जो है वो एक सेपरेट सोवरेन नेशन बन गया। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल कानून हैं, रूल्स रेगुलेशन है जो कि इस समय वायलेट कर रहा है रशिया, वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए काम आ सकता है। तो यूएन चार्टर की जब हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन को हम लोगों ने बनाया था ताकि वर्ल्ड ओवर पीस बनी रहे, डेवलपमेंट होता रहे, है ना, वो सारी सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या मामला बनता है वो पूरा देख लेते हैं। यूनाइटेड चार्टर कहता है कि कोई भी एक कंट्री जो है, अगर किसी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन का मतलब किसी के मध्य काम में टांग नहीं अड़ाना है, तो दैट इज नॉन इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द इंटरनेशनल ऑर्डर इज बेस्ड। तो मतलब बेसिकली किसी का भी डोमेस्टिक अगर अफेयर है तो उसके अंदर जो है हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारा डोमेस्टिक अफेयर है ना ये, तो इसमें लोग जो है इंटरनेशनली इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये यूनाइटेड चार्टर कहता है। उसके अलावा यूनाइटेड चार्टर का जो आर्टिकल 2(4) है, आर्टिकल 2(4), ये कहता है कि स्टेट्स टू रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है कि भैया दूर रहना है ना, रिफ्रेन का मतलब फ्रॉम यूजिंग फोर्स और थ्रेट ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द प्रिंसिपल और द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी भी और कंट्री के ऊपर आप लोग फोर्स का यूज नहीं करोगे, फोर्स यूज करने से बचोगे, उससे दूर रहोगे, ऐसा आर्टिकल 2(4) कहता है। और रशिया इस टाइम इसको डायरेक्टली वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो फोर्स का यूज कर रहा है एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नेशन के अगेंस्ट में, और ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। एक्ट ऑफ अग्रेशन, एक्ट ऑफ अग्रेशन का मतलब यही है कि जब कोई ये कंट्री दूसरी सोवरेन कंट्री के अगेंस्ट में, उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में एक्शन लेता है, फोर्स का यूज करता है। और एक्ट ऑफ अग्रेशन का सिर्फ मतलब यही नहीं होता, एक्ट ऑफ एग्रेशन की डेफिनेशन एक्चुअली इससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाती है। अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री की टेरिटरी का यूज करती है तीसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए, उसे भी एक्ट ऑफ अग्रेशन कहा जाता है। जैसे यहां पे एग्जांपल अभी दे सकते हैं हम लोग करंट में, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस एक अलग नेशन है, लेकिन रशिया इस समय बेलारूस की टेरिटरी का यूज कर रहा है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रशिया को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, बेलारूस भी जो है वो एक्ट ऑफ अग्रेशन के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसीलिए जो है इसे कहते हैं एक्ट ऑफ अग्रेशन, ध्यान रखना है। तो सिर्फ दो पार्टी ही नहीं, तीसरी पार्टी भी यहां पे इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे मान लो अगर कल को किसी का झगड़ा होता है, मान लो कल को इंडिया और चाइना का अगर झगड़ा होता है, मान लो अमेरिका का और चाइना का जो है वो आपस में वॉर हो जाता है, और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो इंडिया की टेरिटरी को अगर यूज करती हैं चाइना का अगेंस्ट में, तो इस समय चाइना, इसका मतलब इंडिया भी यहाँ पे एक्ट ऑफ अग्रेशन में पार्टिसिपेशन करेगा। इंडिया को भी जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर में रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। और एक्ट ऑफ अग्रेशन जो है ना दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल क्राइम है, जो कि रोम स्टैट्यूट, जो कि हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट होता है, उसके अंदर भी एक जो है एक क्राइम है। तो रशिया इस समय जो कर रहा है वो इट्स अ इंटरनेशनल क्राइम एज वेल। उसके अलावा चार्टर 2(4) हो गया। आर्टिकल 2(3) ये क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी कंट्री के बीच में आपस में झगड़ा है मान लो, तो उसको कैसे सुलझाएंगे? भैया हर बार थप्पड़ मारना, लाठी मारना जरूरी थोड़ी ना है, थोड़ा बातचीत भी किया जा सकता है ना। बातचीत करने से बड़े बड़े मुद्दे जो है सोल्व हो जाते हैं।
तो उनका कहना है कि भैया पीसफुल तरीके से आप जो है उसको करिए। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी चीज आती है, सेल्फ डिफेंस। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मान लो आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो और मैं उसको सुनता रहूंगा, मैं बोलूँगा भैया देखिए बातचीत कर लीजिए, या मुझे थप्पड़ मत मारिए, ऐसा नहीं होता ना। तो सेल्फ डिफेंस भी तो एक चीज होती है। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या कहना है, देखिए आर्टिकल 51, ठीक है, यूएन चार्टर में ही आर्टिकल 51 जो है वो सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करता है। वो कहता है कि इट ऑथराइजेज अ स्टेट टू रिजोर्ट टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस until a security council takes steps to ensure international peace and security। वो कहता है कि अगर जबरदस्ती कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है तो वो कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकती है। और इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि एक कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है। जैसे यहां पे आप नाटो का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, नाटो। तो अगर मान लो कल को रशिया अगर वो आर्मेनिया के ऊपर अगर अटैक करता है, अब आर्मेनिया तो जो है वो भी नाटो कंट्री हो गया ना, मान लो जर्मनी के ऊपर अटैक करता है तो जर्मनी भी नाटो कंट्री हो गया। तो जर्मनी अकेला भी और नाटो एज अ ग्रुप अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ये कब तक हो सकता है? जब तक सिक्योरिटी काउंसिल, कौन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उसको एक्शन लेने के लिए ऑर्डर नहीं देती है तो वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकता है। तो इसके तहत यूक्रेन को पूरा राइट है कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकता है। वो किसी दूसरी कंट्री से मिलिट्री हेल्प भी मांग सकता है, वहां से वेपन्स वगैरह भी मांग सकता है, जो कि यूक्रेन एक्चुअली मांग भी रहा है अमेरिका से, दूसरी कंट्री से, वैसा कर सकते हैं। रशिया का यहां पे क्या कहना है? देखिए रशिया का कहना है कि भैया मैं खुद सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा हूं। रशिया कहता है कि यूक्रेन कोशिश कर रहा था वेस्ट यूरोपियन कंट्री से न्यूक्लियर वेपन को जो है अपनी कंट्री में लेके आने के लिए, और अगर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन आ जाते यूक्रेन के पास तो मुझे खतरा हो जाता, इसीलिए ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए मैं यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा हूं, ऐसा रशिया का कहना है, जो कि पूरी तरह से एक बोगस आर्गुमेंट है। इसमें किसी तरह का कोई भी दम नहीं है, कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं दिखाती जो कि ये कह रही हो कि भैया यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर वेपन को लेने में इंटरेस्टेड था। दूसरी बात, मान लो अगर वो इंटरेस्टेड था भी और मान लो उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ भी जाते तो मेयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डज नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट। तो किसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भैया वो दूसरे के लिए थ्रेट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? न्यूक्लियर वेपन तो कई सारी कंट्री के पास है, लेकिन क्या वो थ्रेट है? ऐसा आप नहीं कह सकते। दूसरी बात, कहता है कि मेयर मेंबरशिप इन द डिफेंस अलायंस सच एज नाटो कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए थ्रेट। तो नाटो का मेंबर होने में इंटरेस्टेड था यूक्रेन, किसी इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो सिर्फ क्या यही बात उसको थ्रेट बनाती है रशिया के लिए? ऐसा तो जरूरी नहीं है। बहुत सारी कंट्री हैं जो नाटो का मेंबर है, क्या वो सारी कंट्री रशिया के लिए थ्रेट हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आर्गुमेंट रशिया दे रहा है न्यूक्लियर वेपन वाला और नाटो वाला, ये इसमें किसी तरह का कोई भी दम नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी हमारे सिक्योरिटी के कानून है, रेगुलेशन है, रूल्स है, उन सभी का इस समय रशिया वायलेशन उनका कर रहा है, इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो ये तो आजकल जो न्यूज़ है बड़ा न्यूज़ में है ही, आगे भी हम इसको करते रहेंगे, लेकिन और थोड़ा सा अगली न्यूज़ पे चले जाते हैं। मणिपुर मेतीस डिमांड फॉर द एसटी स्टेटस। देखिए मेतीस के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के अंदर 4 बेसिक बड़ी बड़ी ट्राइब्स होती हैं, मेतीस, पंगाल्स। देखिए पंगाल्स भी एक्चुअली एक तरह से मेती ही होते हैं, लेकिन जो ये पंगल्स होते हैं ये होते हैं मणिपुरी मुस्लिम्स, इनको पंगल्स कहा जाता है, ठीक है, बस ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है। बाकी मेती तो खैर है ही, और उसके अलावा नागा ट्राइब है और कुकी ट्राइब है, ठीक है। और ये नागा जो कुकी ट्राइब में बेसिकली हिल एरियाज में रहती हैं, मेती जो है वो और पंगल जो है वो लोअर वैलीज में रहती हैं, मतलब प्लेन एरिया में रहती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्राइब हैं वहाँ पर छोटी मोटी। तो ये जो मेतीस हैं काफ़ी समय से एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस बनाइए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में जाएंगे तो फिर इनको रिजर्वेशन मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी और इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है वो इंप्रूव होगा, ऐसा इनका कहना है। देखिए 1991 में ऑलरेडी ओबीसीज को अदर बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया है। मेतीस में ही कुछ खास ऐसे ग्रुप्स हैं, लगभग 3% के लगभग, जो कि शेड्यूल कास्ट में अंदर आते हैं, लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते। अब शेड्यूल ट्राइब में प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भैया हमें शेड्यूल ट्राइब के अंदर लेके आइए।
लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो इसका अपोज भी कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। इवन मेतीस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि भैया मेती जो है एक मार्शल कौम रही है, इसकी काफ़ी रिच एक हेरिटेज रहा है, तो अगर हम लोग इसको एसटी डिक्लेयर कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसके स्टेटस को ठेस पहुंचेगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो अलग अलग आर्गुमेंट यहाँ पे हैं। तो बस थोड़ा सा मेती न्यूज़ में था, ये आपके प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों वो आती है इंडस वैली ट्रीटी को लेके। क्यों न्यूज़ में है थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए 28 फरवरी यानी कि 3 दिन के बाद एक 10 मेंबर का डेलीगेशन इंडिया से पाकिस्तान के अंदर विजिट करने वाला है। क्यों विजिट करने वाला है? क्योंकि परमानेंट जो इंडस कमीशन है वहां पे मीटिंग होने वाली है। तो कुछ लोग वहां पे पाकिस्तान के आएंगे ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल वहां पे इंडिया के जाएंगे। तो ये परमानेंट इंडस कमीशन क्या है उसको लेके ही पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। देखिए 1960s में, देखिए वैसे तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग से बन गया, इंडिया अलग से बन गया। तो हमारे यहाँ पे कई सारी इंटर स्टेट रिवर्स हैं, है ना, इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो ये सारी की सारी जो है इंटर स्टेट रिवर हैं जो कि एक ओरिजिनेट होती हैं। इनमें से बहुत सारी तिब्बत में ओरिजिनेट होती हैं, कुछ इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन घूम फिर के वो कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में जाती हैं और साउथ ऑफ कराची वो अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती हैं। तो इनको ये जो पानी है ना इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है वो 1947 के बाद से ही आवाज़ें उठने लगी थी। और उस समय पे हमारे पास एक आर्गुमेंट हुआ करता था, मतलब अग्रीमेंट हुआ करता था, लेकिन घूमते फिरते हम लोग कहाँ पे चले गए? 1960 में चले गए। तो 1960s में इंडिया ने, पाकिस्तान ने और वर्ल्ड बैंक ने, इन तीनों ने मिलकर आपस में मीटिंग किया, रिसर्च किया, सर्वे किया, स्टडी किया और उसको करने के बाद एक अग्रीमेंट पे पहुंचे जिसे कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे जो पाकिस्तान के अयूब खान, और वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट थे WAB लीफ, तीनों ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया और फाइनली इसको हम लोगों ने एक एज अ प्रॉपर ट्रीटी बना दिया। अब ये ट्रीटी कहती क्या है? देखिए वो ट्रीटी कहती है कि जो 3 ईस्टर्न रिवर है, सतलुज, ब्यास और रावी, इन तीनों का पानी जो है वो इंडिया यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों को जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज करता है। बेसिकली जो नीचे वाली जो रिवर हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, इंडिया यूज कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो चिनाब को, झेलम को और इंडस को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। इंडिया के पास भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो हम इनको यूज कर सकते हैं। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है? देखिए उस टर्म एंड कंडीशन को बोलता है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। देखिए इस वर्ड को ध्यान रखना है, रन ऑफ द रिवर। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया चेनाब के ऊपर बाई चांस मान लो कोई डैम बनाता है तो उस पानी को जो है डाइवर्ट नहीं कर सकता। बेसिकली डैम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डैम बनाने से झेलम, मान लो क्योंकि हम झेलम के ऊपर बना रहे हैं, तो डैम बनाने से झेलम का जो वाटर लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप इसके वाटर को जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इंडिया इनको फुलफिल करता है तो हम लोग इंडस को भी, झेलम को भी, चिनाब को भी यूज कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए। ये जो है पूरे का पूरा मामला बनता है। अब यहां पे बात ऐसी है कि इंडिया इसका यूज तो करता ही है और इंडिया ने कई सारे डैम वहां पे बना भी रखे हैं। जैसे इंडिया ने वहां पे पाकल धूल डैम बनाया हुआ है, कालिनी डैम बनाया हुआ है, किशन गंगा बनाया है, किरू बनाया है, सलाल बनाया है, दुलहस्ती बनाया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया ने वहां पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसको लेके पाकिस्तान जो है अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्शन करता रहता है। उनका कहना है कि इंडिया देखे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो सारी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो अगर इस तरह का कोई अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो इस ट्रीटी के अंदर यह कहा गया है कि उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए कंट्री जो है वो क्या कर सकती हैं? एक, पहले तो उसको आपस में सुलझाइए भैया, दोनों लेवल पे मिलके। अगर आपस में उसको नहीं सुलझा सकते तो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कीजिए। अगर वर्ल्ड बैंक में भी अगर आपका मामला नहीं सुधरता है तो उसको जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप जाके लेके जा सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं यहाँ पे उस मामले को सुलझाने के। पास्ट में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं जिसमें पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। जैसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन किया था, उसके अलावा दुलहस्ती पे किया था, ठीक है, सलाल पे किया था, बगलीहार पे किया था। ये कुछ डैम ऐसे हैं और समय समय पे जो है वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर यहाँ पे किया है, समय समय पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी इंटरफेयर यहाँ पे किया है।
कई बार वो जो वर्डिक्ट होता है वो पाकिस्तान के फेवर में चला जाता है, कई बार जो है वो इंडिया के फेवर में चला जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है और उसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही ये भी डिसाइड किया गया था कि हम लोग एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगे। ये कमीशन क्या करेगा, ये समय समय पे एक दूसरे के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देगा, वहां पे कौन कौन सी टेक्निक्स का आप यूज कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। उसी के तहत इंडिया जो है वहां पे मीटिंग करने वाला है परमानेंट इंडस कमीशन के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि देखिए जब उरी में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, तो इंडिया ने ये कहा कि भैया हम लोग जो है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो अगर आपको शांति चाहिए तो हम आपको जो है यहाँ पे इंडिया में जो टेररिज्म का सपोर्ट करते हो, स्पॉन्सर करते हो, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो कुछ समय से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहे थे उसको लेके, और इंडिया इसको एज अ डिप्लोमेटिक और एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट यूज कर सकता है फ्यूचर में भी। हम लोग देखें पाकिस्तान की दुखती रग बेसिकली हमारे हाथ में है, तो इसको डेफिनेटली इंडिया कहीं ना कहीं यूज कर सकता है। तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मॉडर्न समय में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गई है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों। अगला जो टॉपिक आता है वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, प्लोइंग अ न्यू चैनल फॉर द इंडियाज फूड सिस्टम, है ना। देखिए पूरी मामला क्या है वो थोड़ा बनता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने हैं हमारे पास, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिस्ट मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सस्टेनेबल गोल पॉवर्टी के बारे में, हंगर के बारे में, हेल्थ के बारे में, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, दुनिया भर के गोल यहाँ पे हैं जिन्हें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। और अगर इनको अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे गोल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फूड सिस्टम और फूड सिक्योरिटी के आसपास ही घूमते हैं। तो और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इंडिया को चाहिए कि हम भैया अपना जो है सपोर्ट करें, उसको लेके है। तो हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी नरिशमेंट जो है हम लोगों को करना है। उसके अलावा जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। नेचर बेस्ड का मतलब यह है कि जैसे ग्रीन आप उसमें जो है ग्रीन एग्रीकल्चर की बात कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर सकते हो, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनकी लिवलीहुड यानी कि उनका जो रोजगार का भी हम लोगों को देखना है, डिसेंट वर्क उनको प्रोवाइड करवाना है ना। उसके अलावा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यूज़ कर सकते हो। तो ये एक्चुअली ऊपर वाला पोर्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोली हैं। हाँ, सारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। स्टोरी सो फार क्या कहता है, देखिए इनिशियली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का लेके बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया में जो है हंगर था, फैमिन था, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे फैला हुआ था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया, है ना। देखिए PL480 ये एक एग्रीमेंट हुआ करता था हमारा अमेरिका के साथ, जिसमें जो है हम लोग अमेरिका से वीट को इंडिया में इंपोर्ट करते थे। और क्योंकि इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंड हुआ करता था तो अमेरिका जो है हमें ब्लैकमेल भी करता था, नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान एंड अमेरिका दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे यूज्ड टू ब्लैकमेल अस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो इंडिया ने फिर क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन के सबसे कोर में क्या है, सबसे बैकबोन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बैकबोन होती है दोस्तों हाई यील्डिंग वैरायटीज, है ना। जो सीड्स होते हैं वीट के, जो राइस के जो सीड होते हैं वो हाई क्वालिटी होने चाहिए, वो बात होती है। तो उसके लिए क्या किया इंडिया ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, ऑफ कोर्स, तभी तो हाई वैरायटी सीड बनेगा ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग ना करते तो आज इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो पाता। ग्रीन रेवोल्यूशन होने से इंडिया में फूड प्रोडक्शन तो खूब बढ़ा, अभी हम लोग ने पिछले आर्टिकल में भी किया था, हमारी जरूरत से डबल हमारे पास फूड है। लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का क्या, न्यूट्रिशन हमारे पास नहीं है, फूड तो पूरा है, क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर रहा, वीट के ऊपर रहा और राइस के ऊपर रहा, और ये दोनों के अंदर जो है न्यूट्रिशन काफी कम होता है। देखिए डेटा अपने आप में बोलता है, क्या कहता है डेटा, 18.7% इंडिया के जो वीमेन हैं और 16.2% जो इंडिया के मैन हैं, भैया उनके बॉडी के अंदर जो है बेसिक न्यूट्रिशन नहीं है, ऐसा डेटा कहता है। उसके अलावा 32% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, बच्चे जो है जो 5 साल से छोटे हैं वो अंडरवेट हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है हमारा जो हम लोग जो फैमिली हेल्थ सर्वे करते हैं ना, इस बार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसका कहना है कि 32% बच्चे हमारे देश में 5 साल से जो है वो अंडरवेट हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है।
उसके अलावा अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखो तो इंडिया का रैंक बहुत ही पुअर है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें ये दिखाती हैं कि इंडिया में फूड तो है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। ये बड़ी समस्या है इंडिया में, न्यूट्रिशन नहीं है, फूड है, तो न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है। तो इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स, लैंड प्रोडक्टिविटी। इंडिया में जो है, इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे 50% से ज्यादा अरेबल लैंड है। बेसिकली इंडिया में जितनी भी लैंड है उसका 50% से ज्यादा पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो। उसके बावजूद भी, और इंडिया की लैंड भी जो है काफी प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मतलब काफी फर्टाइल है। जैसे अगर आप गंगेटिक प्लेन की बात करो, अगर आप कोस्टल प्लेन्स की बात करो, तो काफी फर्टाइल लैंड है। इतनी फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी इंडिया में लैंड प्रोडक्टिविटी कम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, और ये प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती चली जा रही है। इसको थोड़ा एड्रेस करना है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन होती चली जा रही है। उसके अलावा लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सर्विस एंड द चेंजेस इन द लैंड यूज, तो भैया डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, हमारी इकोलॉजी डैमेज हो रही है। तो ये तो कुछ चैलेंज हैं इस समय इंडिया के सामने जो इंडिया को एड्रेस करने हैं। लेकिन जहां चैलेंज होंगे वहां सॉल्यूशन भी होगा। क्या सॉल्यूशन है? देखिए, पहली बात इन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर को एज अ सेपरेट यूनिट देखना बंद करिए। तो एग्रीकल्चर सिर्फ आप फूड सिक्योरिटी के लिए यूज मत कीजिए, एग्रीकल्चर जो है आप सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज कीजिए और न्यूट्रिशन के लिए भी यूज कीजिए। ये बहुत जरूरी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ पेट भरना ही नहीं है भैया, पेट तो भरिए लेकिन तंदुरुस्त भी रहिए। तंदुरुस्त कैसे रहोगे? जब आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना, जब आप पल्सीज खाओगे, जब आपको प्रॉपर फैट मिलेगा, जब प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट तो आप ले ही रहे हो, प्रोटीन की कमी है। तो इनका कहना है कि सिर्फ नॉर्मल एग्रीकल्चर करने से काम नहीं चलेगा भैया, आप यहां पे फूड प्रोसेसिंग को भी जो है प्रमोट कीजिए। वो फूड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। ये चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो स्पेशल, सोशल और साइंटिफिक जो डायमेंशन है, स्पेशल मतलब जैसे आप उसमें कह सकते हो, जैसे पंजाब आपने रीजन ले लिया, अब पंजाब की लैंड अलग है, पंजाब में प्रोडक्टिविटी अलग है, पंजाब के लोगों की डिमांड भी अलग है। अगर आप झारखंड की बात करो तो वहां की लैंड अलग है, वहां के लोग अलग हैं। तो ये जो स्पेशल, मतलब जो स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए। जिस भी जगह की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट दीजिए। आप इंडिया में हर रीजन को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जो सोइल है, जो लोग हैं, उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब चीजें अलग अलग है। वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। एक तो इन्होंने ये बात बोली है। दूसरा कहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमारा जो ज्यादातर फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है? राइस के ऊपर रहता है और व्हीट के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से दूसरी क्रॉप हम ग्रो ही नहीं करते जहां से हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो भैया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये किन्होंने ये बात बोली है। दूसरी बात बोली है कि फार्मर्स को आपस में कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। देखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव होते हो तो आप नई टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करते हो, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो। तो फार्मर कॉम्पिटिटिव होंगे तो ये सारी की सारी चीजें होंगी, जिससे बिजनेस भी ग्रोथ होगा, है ना। और प्राइवेट सेक्टर को आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कीजिए। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो नया इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, नए तरीके से यूज करेगा, है ना। रिसर्च को प्रायोरिटाइज कीजिए, नया नया रिसर्च कीजिए एग्रीकल्चर में, वो चीज़ आपको करने की जरूरत है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी गाइडलाइन है एग्रीकल्चर की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2012 में इंट्रोड्यूस की थी, और 2019 में भी हम लोगों ने जो है नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी बनाई थी, उसके अंदर उसको भी जो है इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और सिर्फ और सेंट्रल लेवल पे ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे भी उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो सेंटर को और स्टेट को दोनों को यहाँ पे साथ आना पड़ेगा, तभी हमारी एग्रीकल्चर इंप्रूव होगी। तो इस तरह की कुछ कुछ जो है बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। रिसोर्स एफिशिएंट बनाइए, सर्कुलर इकोनॉमी में हेल्प होगा, प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को आपस में इंटीग्रेट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को आप जो है ज़्यादा और प्रोडक्शन करिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट। तो ये कुछ सॉल्यूशन जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लेके बताए हैं। तो ये पूरे आर्टिकल में क्या बताया है? पहले तो ये बताया कि भैया हमें करने की जरूरत क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, वो तभी अचीव होंगे जब आप लोग जो है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाओगे। एग्रीकल्चर के हमारे पास कौन कौन से चैलेंज है वो हम लोगों ने देख लिया है। न्यूट्रिशन का चैलेंज है, लैंड डिग्रेडेशन का चैलेंज है ना, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब ये डेटा कुछ आपको अपने एग्जाम में डालना पड़ेगा और फिर कुछ सॉल्यूशन जो है आप बता सकते हो। मोटे मोटे सॉल्यूशन आप सभी को पता होते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में जो सॉल्यूशन बताए गए हैं बेसिकली वो माइक्रो सॉल्यूशंस हैं, काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पे बताए गए हैं। फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन भी डाल के इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है इस आर्टिकल से? वो आपसे पूछ सकता है डिस्कस द चैलेंजेस
ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन कैसे बना सकता है, वो आपसे बना सकता है दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन हाई प्रोडक्शन, और ऐसा बोल सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन एंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बट वी डू नॉट हैव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, उसकी वीकनेस क्या क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन आप यहां पे सजेस्ट कर सकते हो। इस तरह का एक बहुत ही बढ़िया मेंस के पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो दोस्तों आज का आर्टिकल तो इतने ही रहेंगे, लेकिन आगे एंड करने से पहले सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट देखते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाया करो यार, इतना एफर्ट आपके लिए लेते हैं तो लाइक तो मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व करते ही हैं। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया करो। और बहुत समय से स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन कोर्स के लिए कर बोल रहे थे, तो अब फाइनली हम आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी लेके आए हैं। अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और मई, और कब तक चलेगा, मेंस 2023 तक चलेगा भैया। 1000 घंटे से भी ज़्यादा कोर्सेज हम लोग क्लासेज यहाँ पे लेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, जबरदस्त तरीके से इंटरेक्शन होगा, एकदम क्वेश्चन वगैरह डाउट आप सब कुछ पूछ सकते हो लाइव क्लासेस में, वहीं पे आपके डाउट वगैरह सब सोल्व किए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एकदम डिटेल में किया जाएगा। हर सब्जेक्ट को हम लोगों ने 70 80 90 घंटे दिए हुए हैं, तो समय की कोई कमी नहीं है, लाइव इंटरेक्शन होगा। उसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज में इसमें अंदर इंटीग्रेटेड है, तो उसके अंदर भी आप इन्वॉल्व रहोगे, है ना। और डेली और वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, हर 2 हफ्ते में, हर मंथली जो है आपकी परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग चेक करेंगे। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव क्लासेस होंगी, और आपकी जो है रिवीजन क्लासेस वगैरह होंगी, टेस्ट सीरीज आपसे लिया जाएगा। तो बेसिकली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग काम करेंगे। और देखिए इतने समय से आप हम लोगों को जानते हो, इतने समय से हम लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपस में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्वालिटी से तो हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और फालतू का स्टफ हम कुछ नहीं देते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड एकदम अच्छे से कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है, तो वो सब आपको पता ही है। तो जो स्टूडेंट और ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करें, ज्वाइन करें और सीधा मिलते हैं क्लास के अंदर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।